हेलो फ्रेंड्स, नीट डेली टेस्ट नंबर 33 के सॉल्यूशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे नए हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस नीट के पैटर्न पे हैं और आपको सॉल्यूशन केवल सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ये फास्ट सॉल्यूशन है, यानी कितना क्विकली आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैटर करता है जे के एग्जाम में, नीट के भी एग्जाम में। और आंसर को केवल फास्ट नहीं होना चाहिए, उसे करेक्ट होना चाहिए। यदि आपने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया लेकिन वो इनकरेक्ट है तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हो गया। तो थोड़ा स्लो होना बेहतर है, लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए। लेकिन केवल स्लो होने से यदि आप केवल आधा अधूरा क्वेश्चन बना के आएंगे तो भी वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको जो भी सॉल्यूशन बताते हैं वो फास्ट तरीका बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन ये है कि ए पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड हमारा है, कोई पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया गया है, इसका हाइट जो है सो h है, ग्राउंड से कैपिटल H। मान लेते हैं इस पॉइंट को हम A कहते हैं। At a height small h from the ground, the kinetic energy of the particle is twice the potential energy। कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं जिसका हाइट जो है ग्राउंड से स्मॉल h है, इस पॉइंट को हम B कहते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का डबल है। U से हम पोटेंशियल एनर्जी दिखाते हैं और K से काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ से इसको रिलीज किया गया है तो इसका स्पीड 0 है, यहाँ पर इसका स्पीड कुछ भी है। लेकिन जो कंडीशन दिया गया है वो ये है कि इसका काइनेटिक एनर्जी इस हाइट पर, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डबल है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ दैट पॉइंट निकालना है। यहाँ पर ये भी जो है वो कितना है वो निकालना है। देखिए, यहाँ से यदि कोई बॉल 0 स्पीड से गिरा है तो जितना हाइट वो गिरता है उस हिसाब से उसका हम वेलोसिटी, जैसे यहाँ h हाइट से नीचे गिरता है, यह है h हाइट है, तो यहाँ जो वेलोसिटी होता है वो हम जानते हैं स्क्वायर रूट ओवर 2gh होता है। ठीक है, कंडीशन ये है कि यहाँ पर 0 से वो गिरे, h हाइट गिर लिया तो उसका वेलोसिटी होता है स्क्वायर रूट ओवर 2gh। ये आपको याद रहेगा। और यहाँ पर जो कितना हाइट गिरा है, h माइनस स्मॉल h हाइट गिरा है, राइट। तो vb पर जो वेलोसिटी है vb, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2g h माइनस स्मॉल h। ये है, यही आपका आंसर होगा। यदि आप ये दोनों h में स्मॉल h को हटा दें, स्मॉल h को कैपिटल H के टर्म में लिख दें, तो आपका आंसर यहीं पर आ गया। बस इतना ही सिंपल है। अब ये दोनों में जो रिलेशन है वो कहाँ से आएगा? वो जो है सो क्वेश्चन में दिया है कि काइनेटिक एनर्जी जो बी पर है वो पोटेंशियल एनर्जी पर जो बी पर है उसका डबल है। और काइनेटिक एनर्जी कितना है? काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी बी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ये 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है एम जी बी का जो पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच है। और अभी अभी हमने दिखाया यहाँ पर कि वी बी जो है सो कितना है, 2gh माइनस एच है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, 2mgh। यहाँ से आपको h और कैपिटल H में रिलेशन आ गया, उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए और आपका आंसर। तो देखिए यहाँ से ये दो दो खत्म हो गया, mg इधर से खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा? h माइनस स्मॉल एच इक्वल टू 2h। यहाँ से आप देख के तुरंत कह सकते हो कि स्मॉल h जो है सो कैपिटल H का 1/3 है। अब इसी को यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कीजिए और आपका आंसर 2g h माइनस स्मॉल एच कैपिटल H में से कैपिटल H बाई 3 चला गया, तो ये कितना हो गया? ये 2h बाई 3 हो गया। ये हम यहाँ पर पूरा स्टेप लिख रहे हैं, आप नहीं लिखोगे, आप क्विकली इसको कर लोगे कि 2h बाई 3 यहाँ हो गया, ठीक है, और 2 to 4 टाइम्स h बाई टाइम्स g बाई 3 हो गया, 4gh बाई 3 हो गया। ये vb का वैल्यू आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर हमने क्या किया? देखिए, पहले तो हमने ये यूज किया इस कंसेप्ट को कि यदि किसी हाइट h से कोई बॉल या कोई पार्टिकल गिरता है तो उसका वेलोसिटी हो जाता है स्क्वायर रूट ओवर 2gh। यहाँ कंडीशन ये है कि ये 0 स्पीड से गिरे, और इस क्वेश्चन में भी 0 स्पीड से गिर रहा है। ये पार्टिकल इज रिलीज्ड, रिलीज मतलब 0 स्पीड से उसे गिराया गया है, तो ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका स्पीड? स्क्वायर रूट ओवर 2g, कितना हाइट गिरा है? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये अब फाइनल आंसर जानने के लिए स्मॉल h को कैपिटल H के टर्म में लिखना है, और उसके लिए कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है कि इस पॉइंट पर
काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का डबल है। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी बी स्क्वायर, और वी बी अभी हमने लिखा, और टू टाइम्स इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh वो यहाँ लिखा। तो यहाँ से हमें h इक्वल टू कैपिटल S बाय 3 आया, जिसको यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। ये विद इन 1 मिनट आपका सॉल्यूशन हो गया है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 162 है, और क्या है क्वेश्चन, ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फोर्स, फोर्स जो है सो कांस्टेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, 2 × x + 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m = 2 kg। वर्क डन पूछा है, वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम x = 3 मीटर टू x = 10 मीटर। अब यहाँ पर इसको कैसे बनाए, तो इसमें पूछा गया है कि फोर्स दे दिया है जो कि वेरिएबल फोर्स है, विद डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है, और आपसे वर्क डन पूछा गया है। वर्क डन पूछा गया है, वर्क डन कितना होता है, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। ये सभी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है उसने। मूविंग इन द पार्टिकल x = 3 टू x = 10 मीटर, और फोर्स भी x डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब सब कुछ एक डायरेक्शन में है, 1D मोशन हो गया, राइट। तो डायरेक्शन को लेकर कुछ सोचना नहीं है। तो वर्क डन हमें पूछा है, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट दे देंगे, तो कितना आसान है, बहुत आसान हो गया। लेकिन यदि फोर्स कांस्टेंट होता तब तो तुरंत आंसर आ जाता, लेकिन ये सवाल तो नहीं पूछेगा आपसे ना, क्योंकि ये तो कोई भी बता सकता है, थोड़ा सा तो ट्विस्ट होना चाहिए क्वेश्चन में, तो इसमें वही ट्विस्ट है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो फोर्स है वो लीनियर है, और लीनियर होने का अपना एक फायदा है। लीनियर होने का फायदा ये है कि वर्क डन जो है वो फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट रहने पर। यदि कांस्टेंट नहीं रहा तो आप सिंपली एवरेज निकाल लीजिए। इनफैक्ट ये जो फॉर्मूला है वो हमेशा लागू होता है, वो लीनियर रहे या ना रहे। प्रॉब्लम केवल ये आता है कि लीनियर में इसका एवरेज निकालना एकदम आसान है, और यदि लीनियर नहीं है तो एवरेज निकालना थोड़ा सा उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है, ज़्यादा वही कैलकुलेशन करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो सारी चीज़। लेकिन ये बहुत आसान है। और इसमें जो एवरेज है वो क्या करना है, ये दोनों टाइम डिस्टेंस जो बोला है x = 3 पर और 10 पर, दोनों जगह पर निकाल लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका एवरेज हो गया। जैसे दो नंबर का एवरेज निकालते हैं, ए और बी का एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को 2 से ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, वही काम यहाँ करना है। एवरेज किसके किसके बीच में निकालना है, 3 मीटर से 10 मीटर, क्योंकि वो 3 मीटर से 10 मीटर तक ही ट्रेवल किया है। आप यदि यहाँ पर प्लॉट बनाओ उसे एफ और एक्स का, तो ये कुछ इस तरह से चाहता है, स्ट्रेट लाइन है, फोर्स जो है स्ट्रेट लाइन है, और ये तो यहाँ पर आपका 0 से दिखेगा, 0 पे 5 है, लेकिन ये 3 पर कहाँ है, ये x = 3 है और ये x = 5 है। तो x = 3 से x = 5 तक आप जो एरिया निकालो, तो वही काम है वहाँ पर हम कर रहे हैं, दोनों सेम कर रहे हैं। एरिया निकालिए, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, ये क्या देता है, एरिया, एरिया ही देगा, वर्क डन है, तो एरिया निकालिए। अब यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए, दोनों एक ही बात है। और यहाँ पर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रेपेजोइडल रूल लगाते हैं, ट्रिपेजियम का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ट्रिपेजियम का फार्मूला न लगा के, एक्चुअली एग्जैक्टली सेम हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, आप इससे भी निकाल कर दिखा देंगे, एग्जैक्टली सेम है। तो मैंने बोला कि ये एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो वैल्यू है फोर्स का, दोनों को ऐड करेंगे और उसके बीच में चले जाएंगे, एकदम एवरेज निकल जाएगा। अब उस एवरेज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से, तो हमारा वर्क एरिया, वर्क डन निकल जाएगा, जो कि एक्चुअली ये एरिया है। तो फोर्स जो है एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, x = 3 पर और x = 10 पर, दोनों पर निकाल के 2 से निकाल दिए, यही एवरेज फोर्स है हमारा, यही आ गया। और डिस्प्लेसमेंट तो 3 मीटर है, 7 मीटर है ना, 3 to 10 7 मीटर, 7 मीटर। x = 3 पर कितना है, यहाँ से निकाल लीजिए, x का वैल्यू 3 रखिए तो 65 हो गया, x = 10 रखिए तो 205 हो गया, टाइम्स 7, ये कितना हो गया, 270 बाय 2 टाइम्स 7, ये हो गया 135, 7 से 35 और इतना जूल आया। ये ऑप्शन नंबर आपका 3 आ गया। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आसानी से निकाल लेना है, जस्ट एवरेज ले लेना है, और एवरेज जो है सो दोनों पॉइंट के बीच का एवरेज लेना है, ये दोनों जहाँ से जहाँ तक चला है। या फिर यदि इस प्लॉट को यदि आप बना लो तो आप यहाँ पे एरिया निकालो, इसका एरिया ही आपका वर्क डन है,
हाँ, और वो वर्क डन क्या कैसे निकालेंगे एरिया? एक ट्रिपीजियम है, ट्रिपीजियम का एरिया क्या होता है? हाफ टाइम्स हाइट। हाइट यहाँ पर ये हो गया, जो दोनों पैरेलल है उसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है हाइट, वो 3 2 लेकर 5 नहीं है, 10 है एक्चुअली। यहाँ पर हमने 10 लिखने छोड़कर 5 लिखा है। तो ए कितना हो गया? ए हो गया 7। और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये कितना है यहाँ पर? वो आपको पता करना पड़ेगा, जो मैंने पता किया 65 है ये आपका इक्वेशन जो है f इजकल टू 20x + 5 है। तो ये 65 है और ये 100 नहीं, ये 205 है। बस ये एक्जैक्टली सेम है। देखिए 65 + 205, ये दो वहाँ की जगह पर मैंने यहाँ लिखा और ये 7 यहाँ के यहाँ की जगह यहाँ पर। तो 945 जूल, ये आपका आंसर है। तो ये क्विक मेथड था। आप यदि लंबा मेथड करना चाहते हो तो विथ कैलकुलस इसको यूज करके देख लीजिए। विथ कैलकुलस यूज करके बनाइए आपसे। फोर्स दिया है कितना? 20x + 5। वर्क डन कितना होता है? फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, यदि फोर्स कांस्टेंट है तो, और कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेशन फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स का वैल्यू 20x + 5 और ये x रखेंगे क्योंकि ये x में दिया हुआ है। ठीक है, x कहां से कहां तक जा रहा है? 3 से लेकर 10 तक जा रहा है। ये 20x है तो 20 को बाहर कर लिए। x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन में ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का इंटीग्रेशन होता है, पावर को एक बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए और बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड कर देते हैं, इसका काम खत्म। ये 5 बचा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लिख लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 5 5 जो है ऐसे 5 dx, ये 5 को बाहर कर लेंगे, क्या बच गया? केवल dx, इसका इंटीग्रेशन x होता है तो x हो गया। इंटीग्रेशन सबका निकल चुका है। अब लोअर लिमिट जो है सो x इक्वल टू 3, अपर लिमिट 10, ये आ गया आपका 10x²। वैल्यू रखिए अपर लिमिट पहले, 10 टाइम्स 10 का वैल्यू 10 रखेंगे तो ये हो गया 100, फिर 10 का वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे 50। x जो है सो ये 3² + 5 टाइम्स 3, 1050 पहला वाला। और ये कितना हो गया? 90, और ये हो गया 15। 90 और 15 105, कितना आ गया? 945। ऐसे किया। तो आप कैलकुलस करके यूज करके भी बना सकते हैं, इसमें भी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, इतना तो कैलकुलस आपको आता ही है। तो यहाँ से भी बना सकते हैं, और नहीं तो जो सबसे फैंटास्टिक है वो यहाँ पर है, जो तुरंत आपको बन जाएगा। लीनियर रहने पर आप सिंपली इस तरह से एवरेज ले लेते हैं, दोनों का वैल्यू उस जगह पर निकाल के ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, ये एवरेज हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई करती हैं इससे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 163, a time dependent force F is equal to 20t + 5 Newton acts on a particle of mass m is equal to 2 kg. The particle is at rest at t is equal to 0. Work done by the force during t is equal to 0 to t is equal to 2 second is how much? अब यहाँ पर देखिए, यदि आप कैलकुलस लगाने लगे तो क्या आपका हल होगा, कितना लंबा चलेगा। कैलकुलस वाला मेथड बाद में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो लंबा है। क्यों ना छोटा वाला मेथड पहले बता लें आपको। तो छोटा मेथड कैसे बनाएंगे? छोटा मेथड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपसे पूछा क्या गया? वर्क डन, वर्क डन पूछा गया। और ये जो फोर्स है वो फंक्शन किसका है? डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, टाइम का है। लास्ट क्वेश्चन में ये टाइम का डिस्प्लेसमेंट था तो हमारे लिए आसान था, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो है प्लॉट, इसका एरिया हमें देता है वर्क डन, तो वहाँ एरिया निकालना था, वो तो आसान था। लेकिन यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्लॉट ना देके एफ टी का दिया हुआ है, ये जो है सो स्ट्रेट लाइन है। पहले भी यही था, 20x + 5 था, अभी 20t + 5 है। x को हटाकर t कर दिया, और t इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड तक जाना है। ये मान लीजिए t इक्वल टू 2 है, t इक्वल टू 0 है। लेकिन इसको यदि हम एरिया निकालेंगे तो f टाइम t क्या निकलेगा? इम्पल्स देगा, राइट, ये इम्पल्स देगा, ये एरिया वर्क डन नहीं देगा, यहाँ से इम्पल्स निकलेगा इसका एरिया। आपसे पूछा है वर्क डन, तो वर्क डन देखिए यहाँ पर सबसे आसान निकालने के लिए ए है,
कि या अभी जैसे आपने देखा यहाँ से ये टाइम जो है सो इम्पल्स के साथ रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे और निकाल लेंगे मोमेंटम में जो चेंज आया है, ठीक है। यहाँ पर जो इम्पल्स है वो आएगा मोमेंटम में चेंज। और मोमेंटम क्या है, शुरू में तो रुका हुआ है, t इक्वल टू 0 पर वो रुका हुआ है, कहीं पर बोला है पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम जो है -0, तो फाइनल मोमेंटम ही यही हमारा है। तो इम्पल्स हम निकाल सकते हैं तुरंत, आप यहाँ से इम्पल्स निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इम्पल्स यहाँ से एरिया से निकाल लीजिए, या फिर जैसे भी आपको निकालना है इस मेथड से, जहाँ पर मैंने कहा था कि आप एवरेज ले सकते हो, दोनों सेम आपको वैल्यू देगा। तो इम्पल्स निकालना है, इम्पल्स होता है क्या, फोर्स टाइम टाइम, लेकिन फोर्स कांस्टेंट रहे तो ऐसे लिखते हैं, अब फोर्स यदि कांस्टेंट नहीं है तो एवरेज फोर्स ले लेंगे, एग्जैक्टली सेम आएगा यहाँ पर। और पी एफ आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ से आपको पी एफ पता चल जाएगा। अब फोर्स देख लीजिए, दो पॉइंट है, टी इक्वल टू 0 पर फोर्स कितना है 5, टी इक्वल टू 2 पर फोर्स कितना है 45, उसको 2 से डिवाइड किए, एवरेज लिए, ये आ गया आपका एवरेज फोर्स। टाइम कितना बोला है 2 सेकंड तक, 2 सेकंड, इतना में आपको मिल गया फाइनल मोमेंटम। और ये कितना आया आपका, ये 2 तो चला गया 50, फाइनल मोमेंटम कितना है 50। आप इसको भी याद रखिए। आपसे मोमेंटम नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है। अब हम दूसरा थ्योरम चलते हैं। दूसरा कौन सा थ्योरम है, दूसरा थ्योरम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से चलते हैं। वो थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो रुका हुआ है तो जीरो है, जीरो है काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और काइनेटिक एनर्जी और पीएफ मोमेंटम में रिलेशन है ना। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है आपको इसे याद रखना है, पी एफ स्क्वायर बाय 2m होता है। यहाँ पर हम आपको निकाल कर दिखा देते हैं कैसे होता है। सिंपली काइनेटिक एनर्जी को आप लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर में आ गया m स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब एम वी का होल स्क्वायर, और नीचे में 2m, एम वी मतलब मोमेंटम। तो ये आपको याद रखना है, अपना टिप्स पे होना चाहिए, अपनी जुबान पे होना चाहिए। तो पी एफ जो स्क्वायर है वो वही मैंने यहाँ पर लिखा, के एफ इजकल टू पी एफ स्क्वायर बाय 2m, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 50 स्क्वायर बाय 2m। m का वैल्यू कितना दिया है 2 kg, तो ये आ गया कितना 2500 बाय 4, सो 624 जूल। यही आपसे पूछा गया था ना, 624 जूल, ये आपका आंसर है। तो आपका हुआ 624 जूल, ये आंसर। तो देखिए इसमें क्या किया हमने, हमने दो थ्योरम लगाए। थ्योरम नंबर 1 इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, क्योंकि इम्पल्स हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें देख रहे हैं फोर्स दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। आप इस चक्कर में नहीं रहिए कि वो टाइम बहुत छोटा रहे या बड़ा रहे, आप सिंपली फोर्स और टाइम का प्लॉट देखेंगे, आप एरिया निकालिए, वही इम्पल्स है। चाहे टाइम कितना बड़ा रहे, फोर्स चाहे जितना बड़ा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आपको चेंज इन मोमेंटम आया, और इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम पता चल गया। और इधर इम्पल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स टाइम टाइम लेते हैं। अब फोर्स यहाँ पर लीनियर है, ये लीनियर होने की वजह से हम एवरेज निकाल दिए इस तरीके से, और नहीं तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता। एनीवे, तो यहाँ से आपने फाइनल मोमेंटम निकाल लिया। अब उसके बाद दूसरा हमने जो फॉर्मूला यूज किया, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया, वर्क एनर्जी थ्योरम। वो कहता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो यहाँ पर आया आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन है, वही रिलेशन मैंने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी होता है मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m, और पी एफ का वैल्यू यहाँ पता है, मास का भी वैल्यू पता है, तो इमीडिएटली हमें 625 जूल आंसर आ गया। ये आपका विद इन 1 मिनट बन जाएगा। दूसरा मेथड है मेथड 2, जो कि लंबा है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा उसे बनाने के लिए। ये कैलकुलस यूज करेगा। देखिए यहाँ पर जो है वर्क डन कितना होता है, आप बोलोगे फोर्स टाइम डिस्टेंस, लेकिन फोर्स वेरी कर रहा है तो हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे।
अब फोर्स कितना है, फोर्स एट दिया हुआ 20t + 5 और इधर है डिस्टेंस s तो हमें कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में, तो क्यों ना हम यहाँ पर dt से डिवाइड करके dt से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारा वेलोसिटी आ गया 20t + 5, ये वेलोसिटी है इक्वेशन 1। अब वेलोसिटी आपको पता करना पड़ेगा, तो उसके लिए वेलोसिटी आप निकालिए, इधर निकाल देते हैं कहीं पर। देखिए फोर्स आपका दिया हुआ है, फोर्स क्या होता है, m dv/dt होता है, मास टाइम एक्सलेशन, और एक्सलेशन जो है सो dv/dt है। यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेंगे। फोर्स दिया हुआ है 20t + 5 इक्वल टू m dv। dt को इधर ले जाते हैं, वो ले जा सकते हैं बगैर मैथमेटिशियन को कुछ बताए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने के बाद भी हमें वही आंसर मिलता है जो पूरे मेथड सिस्टमेटिक मेथड से चलेंगे। ये हम इसको उठा कर उधर ले गए ये ना कहेंगे तो भी हमें वही मिलेगा। तो इसलिए मैथमेटिशियन को बगैर दिखाए आप जो है सो इसको ऐसे बनाइए, सेम आंसर मिलता है। तो वेलोसिटी शुरू में कितना है, 0 है, और वेलोसिटी t टाइम पर कितना है, v है, उस v को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी निकाल लीजिए। मास 2 है तो 2dv, dv का इंटीग्रेशन कितना होगा, हम राइट साइड निकाल रहे हैं पहले। मास की जगह पर 2 लिखें, dv का v हो गया, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 0। लेफ्ट हैंड साइड में 20 है, t का इंटीग्रेशन हो गया t²/2, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, पावर 1 बढ़ जाता है और उसी से हम डिवाइड करते हैं। ये 5 कांस्टेंट है, 1 यहाँ बच गया, 1 का इंटीग्रेशन होता है t। अब लिमिट देना है t = 0 to t, यहाँ से आपको v मिल गया। देखिए 2v = ये कितना आ गया, 2 × 10 10, ये हो गया आपका 10t² + 5t, और t को 0 रखेंगे तो सब 0 हो गया। तो भी इस तरह से आपको आ गया 5t² + 5/2t, ये भी आ गया। उस भी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए और आप आगे बढ़िए। 20t + 5, ये आ गया 5t² + 5t/2, ये भी की जगह लिखे dt। कितना लंबा हो रहा है, इतना में 2 सवाल बना चुके होते हैं। टाइम जो है सो हर जगह t = 0 to 2 सेकेंड तक है, बार बार हम नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ से 5 यहाँ से निकल जाएगा, 5 यहाँ से निकल जाएगा, 5 और 5 25 निकल गया। यहाँ क्या बच गया, 4t + 1, और यहाँ बच गया t² + t/2 dt। 4t को मल्टीप्लाई कीजिए, 4t⁻³ और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2t² + t², इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो यहीं लिख देते हैं 3t², और इसको मल्टीप्लाई किए तो t/2। ये आपका इंटीग्रेशन है। अब t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to 2 सेकेंड तक है। अब सबका वैल्यू निकालिए, इसका पहले इंटीग्रेट कीजिए। 4 t⁻3 t³ का इंटीग्रेशन होगा, पावर 1 बढ़ गया, पावर से उस बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड कर दिए। 3 t पर पावर 3 3 से डिवाइड कर दिए, t² / 2, ये 2 है और एक 2 इसके वजह से। t का वैल्यू 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, लेकिन उसके पहले t = 2 रखना है। ये खत्म हो गया। 2 को यहाँ पर रखिए, 2⁴ प्लस ये 3 खत्म, 2⁵ प्लस 2⁴ माइनस 0, ये कितना हुआ, 2⁴ 16, 2⁵ 8, 2⁴ 4 और 4 1 हो गया। ये हो गया 25, ये भी हो गया 25, आ गया 625 जूल आया, 625 जूल सेम आया। लेकिन इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा आपको। इंटीग्रेशन बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और इसमें आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा लगा सकते हो आप। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो उससे बेहतर है कि आपको ये थ्योरी याद रखना है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से हम पीएफ निकालते हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम से हम वर्क डन निकालते हैं।
और इमीडिएटली निकल जाता है। आप याद रखिए वर्क एनर्जी थ्योरम में टी एब्सेंट है, ठीक है, और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में एस डिस्प्लेसमेंट एब्सेंट है। ये टाइम का बात करता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट एब्सेंट रहता है। ये डिस्टेंस का बात करता है, वर्क एनर्जी जो है ये वो भी डिस्टेंस का भी बात नहीं करता, केवल फाइनल काइनेटिक एनर्जी का बात करता है। और आपसे वर्क डन जो पूछा गया था ये दोनों को मिला के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है सो टाइम में दिया हुआ है तो हमें इम्पल्स निकाल लेना चाहिए, तो उससे हमें फाइनल मोमेंटम निकल जाएगा। और उसके बाद में जब वर्क डन पूछा है तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वहां पर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम में कहता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यदि शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0 है तो बाद वाला फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुआ, और ये दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। और इस तरह से काफी आसानी से इस मेथड से बन जाएगा। तो मैंने दोनों मेथड्स आपको दिखाया, और आपको दिखाया कि पूरा यदि कैलकुलस यूज करोगे तो काफी लंबा लगेगा, काफी टाइम लगते हैं। सो कंसेप्ट क्लियर रखिए और कंसेप्ट को यूज करके बनाइए, जल्दी बनेगा। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट व्हाट टेंजेंशियल एक्सलेशन ए पार्टिकल ऑफ मास m is equal to 1 kg मस्ट मूव along the circumference of a circle। ओके, सर्किल में मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, और क्या बोला है उसने, टेंजेंशियल एक्सलेशन की बात कर रहा है। मतलब इस पर इसका स्पीड हर जगह सेम नहीं है, स्पीड इसका चेंज कर रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है। यहाँ स्पीड v1 है, यहाँ स्पीड v2 है, यहाँ स्पीड v3 है, ये बढ़ रहा है। v4 जो है सो ज़्यादा है v3 से, ऐसे v1 से, v2 है, मान लेते हैं t = 0 पर ऐसे चल रहा है। इसका रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर, मास दिया हुआ है 1 kg, सो दैट द वर्क डन बाय द एक्टिंग एजेंट इज इक्वल टू 100 जूल। वर्क डन जो है सो 100 जूल लगा रहा है। कौन लगा रहा है? वही जो इसको चारों तरफ घुमा रहा है। कोई भी चीज चारों तरफ अपने आप नहीं घूमेगा, एक सर्किल में वो नहीं घूमेगा, उसे घुमाने के लिए उसे फोर्स का जरूरत होता है, राइट, क्योंकि इसमें एक्सलेशन है। यदि ये कांस्टेंट स्पीड से भी घूम रहा होता, ये v1 v2 सब सेम होते, तो भी उसे एक एक्सलेशन का जरूरत होता है इस डायरेक्शन में, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कहते हैं, आने के एक फोर्स का जरूरत होता है। वहां इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा होता, कोई एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड कर रहा होता। वही एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पर 100 जूल काम कर रहा है। लेकिन ये इस केस में केवल यहाँ पर ये जो फोर्स है इधर ही नहीं लग रहा है, इधर भी लग रहा है, क्योंकि इधर भी इसका स्पीड बढ़ रहा है, टेंजेंशियल फोर्स भी है। तो क्वेश्चन यही है कि वो टेंजेंशियल फोर्स कितना है, कि ये जो वर्क डन है वो बाय द एंड ऑफ 1 रेवोल्यूशन इज 100 जूल है। एक चक्कर लगा लिया, यहां से गया घूम घूम के एक राउंड लेके आया, और यहां तक आने में उसने जो वर्क डन किया है वो कितना किया, 100 जूल। अब यहाँ फोर्स दो तरह के हैं, एक सेंट्रीपिटल है, और एक टेंजेंशियल फोर्स है, और दोनों फोर्स ने काम किया है, ठीक है। भले एक फोर्स जो है तो ये टेंजेंशियल जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका इसके साथ एंगल हमेशा 90 डिग्री, तो इसने कोई काम नहीं किया, लेकिन टेंजेंशियल वाले ने काम किया है, टेंजेंशियल जो फोर्स है उसने काम किया है। और यहाँ पर आपसे वही पूछा गया है कि कितना इसका वर्क डन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए वर्क डन बाय ये जो रेडियल फोर्स है जो भी लगा रहा है, वर्क डन बाय रेडियल फोर्स वो हो गया 0, और वर्क डन बाय ये टेंजेंशियल जो फोर्स है वो है 100 जूल। टोटल वर्क डन जो है वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग एजेंट इज इक्वल टू 100 जूल। तो यही दोनों फोर्स लगा रहा होगा, तो ये जो कंपोनेंट है रेडियल वो तो 0 देगा, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है। हाँ, यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल जो है वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया था कि वो फोर्स कितना है। तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है फोर्स, यहाँ टेंजेंशियल फोर्स, और जो डिस्टेंस चला एक राउंड में, कितना डिस्टेंस चला, पूरा सर्कमफेरेंस चल लिया 2πr, और दोनों के बीच का एंगल, टेंजेंशियल फोर्स जो है सो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। इधर टेंजेंशियल फोर्स है, इधर ये मूव भी कर रहा है, फिर यहाँ पर आया तो अब फोर्स इधर है, ये मूव भी इधर कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल है ऑल द टाइम, और ये है 100। यहाँ से आपको बताना है क्या, टेंजेंशियल एक्सलेशन पूछा है, मास दे दिया है ना, मास 1 kg दिया है, तो Ft को हम लिख सकते हैं, ये फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स, मास टाइम टेंजेंशियल एक्सलेशन 2πr
इक्वल टू 100। तो यहाँ से आपको 80 मिल गया, 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर टाइम्स एम। 100, अब सबका वैल्यू रखिए, 2 पाई, आर का वैल्यू शायद 10 था, एम का वैल्यू 1 है, एक बार चेक कर लेते हैं, आर का वैल्यू 10 है। तो ये तो खत्म हो गया और ये आ गया 5 बाई पाई। अब क्या करें, आप इसको डिवाइड कीजिए और बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर डिवाइड करने के चक्कर में नहीं रहिए। यदि पाई आ जाए तो आप याद रखिए कि पाई स्क्वायर जो है सो 10 होता है, तो ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर दिए, 5 टाइम्स पाई बाई ए पाई स्क्वायर, इसको हम सीधे 10 कह लेंगे, इसको 10 कह लेते हैं। और पाई का जो है सो 3.14, तब यहाँ से देख लीजिए कितना आया, 15.7 है, उसको 10 से डिवाइड किए तो 1.57, ये आपका आंसर है। इसी के आसपास यहाँ पर पाई स्क्वायर एक्चुअली जो है आप जानो तो वो 9.8 के करीबन होता है, तो मैंने 10 लिया है, थोड़ा ज़्यादा कर दिया, हाँ तो ज़्यादा बड़ा नंबर ले लिया है हमने, यहाँ थोड़ा सा कम होना चाहिए था, तो मैंने ज़्यादा बड़ा नंबर से डिवाइड कर दिया है, तो ये थोड़ा और ज़्यादा होगा, तो समथिंग लाइक 1.57 जूल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका आंसर ये है ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर जो वो है बोला टेंजेंशियल कितना एक्सलेशन होना चाहिए कि एक राउंड में जो है सो वो 100 जूल खर्च करे। तो यहाँ पर दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो इधर लगते हैं और एक टेंजेंशियल फोर्स लगा है क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में बोला है। और ये जो फोर्स है रेडियल फोर्स, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, वो कोई वर्क डन नहीं करेगा क्योंकि एंगल हमेशा 90 डिग्री, जो भी वर्क डन करना है यही करेगा, यही 100 जूल कर रहा है। और ये वर्क डन कितना है, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखने के लिए आप ऐसा ना सोचिए कि जीरो है, यहाँ से यहाँ तक आ गया डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, फोर्स जिधर लग रहा है उसको देखते चले जाइए, फोर्स इधर लगा डिस्प्लेस भी उधर ही कर रहा है, फोर्स इधर लगा डिस्प्लेस उधर कर रहा है, फोर्स उधर लगा डिस्प्लेस इधर कर रहा है, फोर्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हमेशा चल रहा है। फोर्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ताकि वो डिस्प्लेसमेंट के ही तरफ रहे हमेशा। इसलिए यहाँ पर वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट जो है, ये टेंजेंशियल फोर्स, वो जीरो नहीं है। ये नहीं सोचिए कि अब हम यहाँ पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहीं पर है, इनिशियल पोजीशन यहीं पर है, फाइनल पोजीशन यहीं पर है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, नहीं चलेगा। वैसे आपको जो है सो वर्क डन जो है देखना है वो FDS देखना है ऐसे। और यदि हर छोटा छोटा एलिमेंट में इसका फोर्स इसके डायरेक्शन में है तो सिंपली F डॉट डेल्टा एस कहेंगे और सम कर देंगे, और ये जीरो नहीं होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम r इक्वल टू 3i माइनस 4j मीटर टू 4i माइनस 3j मीटर अंडर ए फोर्स F इक्वल टू i प्लस j, द वर्क डन बाय द फोर्स इज हाउ मच। यहाँ देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि वर्क डन क्या होता है, आप बोलोगे फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, राइट। लेकिन ये फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट यहाँ ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये दोनों वेक्टर में दिया हुआ है, तो हमें पता है कि वेक्टर में दिया है तो अच्छा है, क्योंकि दोनों वेक्टर का यदि हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो स्केलर क्वांटिटी मिलता है जो कि वर्क है। तो ये फोर्स कितना दिया है, आई प्लस जे। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ये तो पोजीशन वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेस कर रहा है R1 से, जा रहा है R2 को, तो ये हो गया आपका फाइनल पोजीशन, ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट है। R2 कितना है, अब यहां से निकाल लीजिए, 4i में से 3i गया 1i, माइनस 3j में से माइनस 4j गया प्लस j, ये देखिए दोनों तो सेम आ गया। i डॉट आई सर्वाइव करेगा 1, j डॉट j सर्वाइव करेगा 1, ये दो जूल आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर है 2 जूल, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 165। यहां पर जो है सो फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, वर्क डन कितना होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं देता ना, जस्ट फोर्स इतना फोर्स दे दिया, 5 न्यूटन का फोर्स लगा, 10 डिस्प्लेस किया 10 जूल, बताइए कितना, 10 मीटर, बताइए कितना वर्क डन किया, इस तरह का सवाल तो नहीं पूछेगा ना। तो यहाँ पर लगभग वैसे ही सवाल पूछा है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर में दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया भी नहीं, उसने पोजीशन वेक्टर दिया है ये, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो हमने लिखा, और एकदम सिंपल है, एकदम आसानी से बन गया। यदि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत हुआ हो या कुछ और
आप इसमें जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।